Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर में पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ आपको एज इट इज़ वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाओ जो कि एग्ज़ाम में आते हैं मेडिकल सर्जिकल के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हर मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स होंगे, ठीक है, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट आपका है ना थर्ड सेमेस्टर में, और आपका सेकंड उसका पार्ट है फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपको ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँ जो आपको इंटरनल एग्ज़ाम में भी आते हैं और एक्सटर्नल में वो आते ही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स में कवर करूँगा इंशाल्लाह। आप बस यही टॉपिक्स पढ़ोगे, आपके पूरे मार्क्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो आज मैंने सोचा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, और दूसरा जो है दैट्स सीओपीडी, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि इनमें होती है, जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें वो होती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। तो आज हम यही दो टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह पूरा अच्छे से करेंगे, आपको मतलब आराम से समझ आएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है ज़रूर, ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखना है, आपको पूरा समझ आ जाएगा। आज आपको अच्छे से समझ आएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, सीओपीडी डिजीज़ होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं भेजता हूँ कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इसलिए मैंने बोला वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना, ठीक है। यह हमारे पहले दो टॉपिक्स से आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसमें सारे टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं गेस भी दूंगा आपको, और उस गेस में ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज हम ये दो दो कवर करेंगे, कल हम नेक्स्ट हम देखेंगे, मैं देखूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने सुना होगा और पता भी होगा आपको बहुत सारा इसमें, ठीक है। और बहुत सारा आपको पता नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो मायोकार्डियम ये क्या है, एक लेयर है, ठीक है, मिडल लेयर है किसकी, हार्ट की, ठीक है। मस्कुलर मिडल लेयर मस्कुलर होती है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब जो इसमें टिश्यूज़ होते हैं ना, ठीक है, टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होते हैं, क्यों होते हैं डैमेज, क्योंकि उन टिश्यूज़ तक, हार्ट मसल्स तक जो कि मायोकार्डियम है, ठीक है, वहाँ तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होती है, उसकी वजह से टिश्यू डेथ हो जाती है। तो टिश्यू डैमेज इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, टिश्यू डैमेज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो रुकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यों रुकती है, कैसे रुकती है, उसके बाद क्या होता है, सारा मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, इट्स द परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियम, जो कि मिडल लेयर मस्कुलर लेयर होती है हार्ट की, इसका मतलब डैमेज होता है, ठीक है। टिश्यू, मायोकार्डियम टिश्यू कॉज्ड बाय रिड्यूस कोरोनरी ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, ठीक है। इसकी वजह से क्यों होता है, क्योंकि जो मायोकार्डियम टिश्यू है वहाँ तक ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जब कम पहुँचेगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, इस्कीमिया, ठीक है। तो इस्कीमिया हो जाता है, मतलब जब ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है ना, डिक्रीज होता है ऑक्सीजन लेवल, तो उसकी वजह से टिश्यू डेथ होती है। एम आई इज ऑल्सो नोन एज हार्ट, इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे कॉज, डेफिनेशन आपको समझ आ गई, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसका ये जो लफ्जी मीनिंग है वो भी आपको समझ आया, ठीक। अब हम काजेज़ देखेंगे, कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। देखो जो कॉजेज़ है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देखो आप पहला काज यहाँ पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। ये क्या होता है, मतलब आपको पढ़ाया जाता है कि कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस इससे कॉज फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बट ये नहीं पता होता है ना ये क्या होता है। देखो थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है, इसमें जो ब्लड जो होते हैं ना, ब्लड वेसल, ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, ठीक है। मैं इसको छोटा बनाता हूँ, एक सेकेंड। ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, ब्लड के क्लॉट्स, मतलब ब्लड क्लॉट हो सकता है कहीं कभी,
ठीक है। तो जो ये ब्लड क्लॉट होता है ये वेसल में है ना, ब्लड वेसल में, ठीक है। बट जो कोरोनरी आर्टरी है ना, अगर इसमें क्लॉट बन गया, अगर इसमें थ्रोम्बस बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है ना वो रुकती है, या तो वो पार्शियली ब्लॉक होती है या तो वो कम्प्लीटली ब्लॉक होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, ये जब फॉर एग्जांपल ये पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ से वाटर चल रहा है, बट बीच में कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया इसको, ठीक है, कोई मतलब स्टोन पत्थर घुस गए इसमें, तो पानी रुकता है ना, या तो पार्शियली वो ब्लॉक होता है, पूरा होता है। इसी तरह यहाँ पे भी होता है कोरोनरी आर्टरी में, इसमें भी एक थ्रोम्बस बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट तक कम पहुँचती है या तक नहीं पहुँचती है, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, तो इसकी में हो जाएगा टिश्यू डेथ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। आया समझ ये वाला। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ये क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट है। ये आर्टरी है, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये दूसरी है, ठीक है, ये दूसरी। देखो जो ये वाली है ना, इसमें जो ल्यूमन है ना अंदर वाला, वो अच्छा खासा है, ठीक है। बट स्पाज्म में, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म में जो ब्लड, ये जो आर्टरी होती है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो श्रिंक हो जाते हैं। जब श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, जब श्रिंक हो जाएगी, ब्लड फ्लो कम जाएगा ना, ठीक है। एक मतलब एक जो पाइप है उसका ल्यूमन बड़ा है, उसका ल्यूमन बड़ा है, दूसरे का छोटा है, तो किस वाले पाइप के थ्रू पानी ज़्यादा ये ना चलेगी, ठीक है, किसके थ्रू, जिसका ल्यूमन बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे जो श्रिंक होते हैं ना कोरोनरी आर्टरी, या जितने ब्लड वेसल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, उसकी ये वाला भी समझ आपको। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अगर हम काज देखेंगे इसमें, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, एम्बोलस होता है कोई ब्लड, इसमें भी ब्लड क्लॉट ही बन सकता है, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट है ना, देखो यहाँ पे मैं आपको, ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, इसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। एम्बोलस उसी को कहते हैं, ठीक है। तो एम्बोलस कुछ भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब एम्बोलस बीच में उसमें बैठ गया, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, इसकी में हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, इसमें फैट डिपॉजिट होता है, ठीक है। जब फैट डिपॉजिशन हो जाएगी इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, फैट डिपॉजिशन हो जाएगी ना, तो ल्यूमन जो है इसका, ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, अंदर वाला ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो, ऐसे ऐसे इसमें फैट बढ़ गया, ठीक है। पहले इतना ल्यूमन था, अब छोटा बन गया। ल्यूमन जब कम हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई हार्ट तक क्या पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम, इसकी में एमआई, ठीक है। तो सिंपल है, तो हो गया ये वाला काज भी आपको क्लियर। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है दो मार्क्स की, ठीक है। तो ये किसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, जब हम मतलब ज़्यादा फैटी चीज़ खाएंगे, ऑयली चीज़ खाएंगे, तो उसकी वजह से ओबेसिटी बन जाता है, तो उसकी वजह से। अदर फैक्टर्स क्या है, देखो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से कैसे एमआई हो सकता है, हाइपरटेंशन में ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, मतलब ब्लड जो आर्टरी होते हैं ना, ये ना सॉरी कोरोनरी आर्टरी, वो क्या हो जाती है, नैरो, जो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तो ब्लड फ्लो या हार्ट तक कम पहुंचेगा, ठीक है। तो कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन लेवल भी कम एमआई हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से क्यों होगा, क्योंकि मैंने बोला एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है ये वाला, ठीक है। जब ओबेसिटी होगा तो फैट ज़्यादा होगा, ठीक है, फैट डिपॉजिशन ज़्यादा होगा आर्टरीज में, जो ब्लड वेसल्स है उनमें ज़्यादा हो जाएगा फैट डिपॉजिशन, तो उसकी वजह से ल्यूमन कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी। स्ट्रेस की वजह से कैसे होगा, देखो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस हार्मोन एक है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल की वजह से बीपी इंक्रीज होता है, तो बीपी इंक्रीज हुआ, जो हमें अभी बोला हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। बीपी इंक्रीज हुआ तो ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, ठीक है। तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी वजह से बीपी इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना, फैट, वो डिपॉजिट होते हैं ज़्यादा, ठीक है, आर्टरीज में, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा ज़्यादा है इसकी वजह से, तो इसीलिए स्ट्रेस की वजह से एमआई हो सकता है आपको। ये थे आपके काजेज। अब हम देखेंगे साइट्स ऑफ एमआई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, या बस ये इसे याद रख लो, ज़्यादा जो कॉमन जो साइट है दैट्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कॉमन साइड क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है, और राइट वेंट्रिकल जो है दैट्स रेयर केस, ठीक है। कॉमन क्या है, कॉमन साइड लेफ्ट वेंट्रिकल, बस इतना याद रखो इसमें। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे होता है पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे अब। देखो, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस होगा, चाहे वो स्पाज्म होगा, चाहे एम्बोलिज्म होगा, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, जो हमने अभी ऊपर वाले काज पढ़े, कोई भी काज की वजह से क्या होगा, इस्कीमिया होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो, ठीक है,
जब रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी ना, तो टिश्यू डेथ जरूर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। आए समझ, जब ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी हार्ट तक, मायोकार्डियम तक, ठीक है, तो ब्लड मतलब ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, ब्लड ही करता है ना, हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मायोकार्डियम जो वो डिमांड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस होगा, डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू। जब सेल तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, उसका मेटाबॉलिज्म मत चलेगा, वो डेथ हो जाएगी ना, तो इसीलिए वहाँ पे डेथ होती है सेल की, टिश्यू की, एक सेल की हो जाएगी, दूसरे सेल की, फिर सारा टिश्यू होता है डेथ, तो उसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइंस एंड सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं एमआई से। ठीक है, देखो चेस्ट पेन होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एंजाइना, चेस्ट पेन होती है, सीवियर होती है, ठीक है, नॉट रिलीव्ड बाय चेस्ट और नाइट्रो। देखो हमने बोला कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, जो मैंने काज बोला स्पाज्म वाला, इस पे ध्यान रखो, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। स्पाज्म मैंने आपको बोला, इसमें जो वेसल्स होती है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है, वो क्या होती है, वो श्रिंक हो जाती है। क्या होती है, श्रिंक। जब वो श्रिंक हो जाती है तो उनको डायलेट करने के लिए हम देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये वेजो डायलेटर है। क्या है, वेजो डायलेटर। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो चेस्ट पेन होती है ना, इट्स नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। रिलीव, देखो रिलीव्ड क्यों नहीं होता है, इसकी वजह से होता है होता है इसकी वजह से रिलीव, बट आफ्टर 30 मिनट, ये बोल रहे हैं इन लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट्स। जो चेस्ट पेन होती है तकरीबन 30 मिनट्स तक रहती है, उसके बाद अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो फ़र्क हो जाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, जब ये वेसल्स को डायलेट कर लेता है तो ब्लड फ्लो अच्छा खासा मायोकार्डियम तक पहुंच जाएगा, तो ऑक्सीजन भी अच्छा खासा पहुंचेगा, तो फंक्शन करेगा अच्छे से, तो ये पेन भी रिलीव हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन याद रख लेना। अभी हम पढ़ने हैं यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट में पढ़ना है हमें। देखो उसके बाद पेशेंट में है अनक्शियस एंड डिसओरिएंटेड, मतलब ये हो सकता है डायफोरेसिस। क्या होता है, डायफोरेसिस होता है एबनॉर्मल स्वेटिंग। ये इसकी वजह से नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, बट वहाँ पे एबनॉर्मल स्वेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, इंसान मतलब परेशान, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे डायफोरेसिस होता है, एबनॉर्मल स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग होती है तो इंसान कूल हो जाता है, क्लैम्पी एंड मॉइस्ट स्किन एंड फेशियल पैलर। ठीक है, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट में भी फास्टर देन नॉर्मली, आपको पता है। ठीक है, जब बीपी इंक्रीज हो गया तो इसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड चाहिए ना इंसान को। ठीक है, उसको ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, तो इसीलिए वो रेस्पिरेट ज़्यादा कर रहा है ताकि अच्छा खासा ऑक्सीजन पहुंचे किस तक, हार्ट तक। ठीक है, इसीलिए हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होते हैं देन नॉर्मल। डिक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है हार्ट तक, वो फंक्शन कम कर रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ही नहीं तो सेल्स क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो टिश्यू काम कम कर रहा है, तो कंट्रैक्टिलिटी कम जब हो जाएगी तो कार्डियक आउट भी कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रैक्शन होती है कम, तो नीचे बाहर जो ब्लड आएगा ना वो भी कम आ जाएगा ना। जितना कंट्रैक्शन हार्ट करेगा उतना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, जितनी कंट्रैक्शन कम हो जाएगी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलिग्यूरा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्योंकि डिक्रीज आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि जो नेफ्रॉन तक, किडनी तक जो ब्लड सप्लाई वो भी कम हो जाएगी ना। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, वही तो फिल्टर होता है ना वहाँ पे, उसी के थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो यूरिन भी कम हो जाएगा। ठीक है, फीवर एलिवेटेड हो जाएगा 100 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, नॉशन वोमिटिंग कॉमन काज है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉमन काज, सॉरी कॉमन सिम्टम। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, ये हमने साइंस एंड सिम्टम्स किए ख़त्म। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि हाँ इसको एमआई है। पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री मत है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे। ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, चेस्ट पेन देखेंगे इसको। ठीक है, पेन देखेंगे इसमें है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईसीजी करेंगे हम। ईसीजी आपको पता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम क्या देखेंगे, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ठीक है, जो एसटी सेगमेंट होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मुझे आया बनाना, सॉरी पता नहीं, यहाँ पे देखो ये होता है ना पी क्यू और एस टी। ठीक है, तो एस टी जो सेगमेंट होता है ये क्या होता है, एलिवेट होता है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एस टी सेगमेंट किन में एलिवेट होता है, जिनमें एम आई होता है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको ईसीजी पढ़ाऊँगा सारा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद ही पढ़ाऊँगा कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी से हमें पता चलता है क्या इसमें ये है एम आई है कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कोरोनरी एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं। देखो कोरोनरी एंजियोग्राफी में हम लेते हैं एक डायनेमिक एक्सरे पिक्चर। ठीक है, डायनेमिक एक्सरे
पिक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिर देखते हैं जो एक पिक्चर आती है हमारे पास, फिर उसमें हम देखते हैं जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, इसमें क्या ये नैरो हो चुकी है या कोई एम्बोलिज्म, ठीक है, या कोई एम्बोलस इसमें है, ठीक है। तो किसकी वजह से, कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें हम एक डायनेमिक एक्सरे पिक्चर लेते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या आर्टरी जो है वो नैरो हो चुकी है या कोई एम्बोलिस है। अगर नैरो तो उसको डायलेट करवाएंगे, अगर कोई एम्बोलिस उसको हम निकालेंगे फिर, ठीक है। किसकी वजह से पता चलता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। हो गया ये। सीटी स्कैन है हमारे करते हैं इसमें। ब्लड टेस्ट टू चेक लेवल ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अगर फैट्स डिपॉजिट हो गए हैं हार्ट में तो उसको हम हटाएंगे, ठीक है, ठीक करेंगे। टू चेक कार्डियक मार्कर्स, लेवल ऑफ ट्रोपोनिन, CK-MB, CRP, मायोग्लोबिन एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं ना, ये क्या होता है, देखो मैं आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई हार्ट को कोई नुकसान पहुंचता है ना, कोई डैमेज होता है, तो ये मार्कर्स रिलीज होते हैं ब्लड में, ठीक है। जब डैमेज पहुंचता है तब ये मार्कर्स रिलीज होते हैं किसमें, ब्लड में। जब ब्लड में रिलीज होंगे, ठीक है, जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर ये मार्कर्स उसमें फाइंड हुए, ठीक है, अगर हमने उस ये पाए, अगर हमने ढूंढे इसमें ब्लड में, ठीक है, ये वाले मार्कर्स, तो इसका मतलब क्या है, हाँ इसको हार्ट डैमेज है। अगर नहीं थे तो कोई मसला नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हम पता चला सकते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, हम देखते हैं ब्लड टेस्ट, हम ब्लड सैंपल निकालते हैं, अगर उसमें वाले मार्कर्स पाए जाएंगे तो इसका मतलब है हार्ट डैमेज है, ठीक है। तो ये तब रिलीज होते हैं जब हार्ट डैमेज हो जाएगा, किसमें, ब्लड में रिलीज होता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, मोनाटास, ठीक है, मोनाटास, ये वाली ट्रिक, ठीक है, याद रख लेना। एम से क्या है, मॉर्फिन। ओ से क्या, ऑक्सीजन। एन से नाइट्रोग्लिसरीन। ए से एस्प्रिन। टी से थ्रोम्बोलिटिक, एंटीकोगुलेंट, सिडेटिव। तो मोनाटास याद रख लेना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको वाइवा में भी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट। देखो मॉर्फिन क्या है, ये तो पेन किलर है, ठीक है, एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन। पहले चेस्ट पेन होती है ना, इसमें एंजाइना पेक्टोरिस होता है, इसमें बहुत सीवियर पेन होती है, तो मॉर्फिन देंगे क्योंकि ये मतलब अच्छा खासा है पेन रिलीवर। उसके बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचती है किस तक, मायोकार्डियम हार्ट तक, ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे हम, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। नाइट्रोग्लिसरीन मैंने आपको ऊपर बताया, काज वाइजोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम, मैंने आपको बताया। एस्प्रिन क्या करता है, एंटी थ्रोम्बोलिटिक, जो थ्रोम्बोस बनता है ना किसमें, आर्टरी में, उसको ये नहीं बनने देता है, एस्प्रिन विच प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। थ्रोम्बोलिटिक, अब आपको ये सिवियर मतलब सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अब आप खुद भी इसको समझ सकते हो अगर मैं बताऊंगा। थ्रोम्बोलिटिक, थ्रोम्बोलिटिक टू ब्रेक एंड डिजॉल्व द थ्रोम्बोसिस, ठीक है, उसको डिजॉल्व करना है, ब्रेक करना है। एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे क्योंकि कोगुलेंट बना हुआ होता है किसमें, आर्टरीज में, ठीक है, उसको हम डिजॉल्व करेंगे। सिडेटिव्स, क्योंकि पेशेंट को बहुत पेन होगी, ठीक है, मतलब उसको हम सिडेटिव्स देंगे ताकि वो रेस्ट स्लीप कर जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ठीक है, इसमें हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ये पास वाला है ना, ये नहीं इसके साथ है, ठीक है, इसको हटा देना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ठीक है। कोरोनरी बाईपास सर्जरी इज वन ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ यू हैव अ ब्लॉक्ड आर्टरी टू योर हार्ट। देखो ये फॉर एग्जांपल आर्टरी है जो कि हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, तो ये ब्लॉक हो चुके हैं यहाँ पे, इसमें एम्बोलिस से कोई भी क्लॉट ब्लॉक है, तो हम क्या करते हैं, हम नई पाथ बनाते हैं ब्लड के लिए ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, इसको हम कट करते हैं यहाँ पे, जो नई पाथ बनाती है ब्लड के लिए ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, मायोकार्डियम हार्ट तक, ठीक है। इसमें हम न्यू पाथ जनरेट करते हैं इन ऑर्डर टू फ्लो द ब्लड अप टू द हार्ट, ठीक है, तो इसमें हम बाईपास करते हैं आर्टरी को। उसके बाद परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, PTCA, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर टू ओपन ब्लॉकड, इसमें भी हम जो ब्लॉकड कोरोनरी आर्टरी उसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, अलाउइंग अनऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोरोनरी स्टंट, इसमें हम एक स्टंट डालते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने दिया है, यहाँ पे एग्जांपल भी, पिक्चर भी है, ये फॉर एग्जांपल एक आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है, इसमें जो ल्यूमेन है ना ये अभी नैरो है, ये इतना ही है। जब हम इसमें स्टंट डालते हैं ना ये मतलब वाइड हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ल्यूमेन कितना है, एक सेकंड, ये वाला ल्यूमेन कम है ना, उसमें जब हमने स्टंट डाला तो डायलेट होता है, ठीक है। जब डायलेट होता है ब्लड फ्लो अच्छा खासा पहुँच जाएगा हार्ट तक, तो MI नहीं हो सकता है, ठीक है। एथेरेक्टोमी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैथेटर ये डालते हैं किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, ब्लड वेसल में डालते हैं, ठीक है। जब हम कोरोनरी आर्टरी है इसमें डालते हैं ना कैथेटर, इसमें एक ब्लेड होता है, क्या होता है, शार्प ब्लेड होता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ब्लेड होता है। ये क्या करता है, जो प्लाग बनता है ना कोरोनरी आर्टरी में उसको कट कर लेता है और ब्लड फ्लो को आने देता है, ठीक है। मतलब ये असल में जो प्लाग हो जाती है ना आर्टरी, उस वहाँ पे प्लाग बन जाता है, प्लाग, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर लिया। टॉमी का मतलब रिमूव करना, किसको, प्लाग को, फ्रॉम द ब्लड वेसल थ्रू ए कैथेटर जिसमें शार्प ब्लेड लगाया होता है आगे, ठीक। तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आपको खुद पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैं PDF भेजूंगा, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है वहाँ पे एग्जाम में, नर्सिंग मैनेजमेंट इन केस ऑफ MI पेशेंट टू रिलीव पेन ड्यू टू इस्कीमिया, पेन होती है क्योंकि ब्लड फ्लो कम पहुँच जाता है ब्लड ये हार्ट तक,
ऑक्सीजन भी कम पहुंच जाता है तो पेन होती है, एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होते हैं, उसको रिलीव करना है। कैसे? नर्स शुड असेस सीवियरिटी ऑफ पेन एट फर्स्ट बाय यूजिंग रेटिंग स्केल। पहले उसको रेटिंग स्केल देखना है 0 to 10 जिसमें ये होता है, ठीक है, उसमें देखना है कि कितनी ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी आपको पता ही है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 3 to 4 लीटर पर मिनट एज प्रेस्क्राइब, जितना डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा या आपको। दूसरा क्या है? प्रमोटिंग एडवोकेट टिश्यू परफ्यूजन एंड एडवोकेट कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ताकि हमें उसको प्रमोट करना पेशेंट को, ताकि जो कार्डियक आउटपुट है वो अच्छा खासा आ जाएगा। कैसे करना है वो लिखा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग और एलिवेटिंग एंजाइटी, ठीक है, हमें रिड्यूस करना है एंजाइटी पेशेंट की। मेंटेन एक्टिविटी लेवल विद कैपेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद टू एडवोकेट पेशेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट ये बस हो गया, ठीक है। तो ये रहा इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आप पढ़ सकते हैं, ये ईजी है, ईजी वर्डिंग लिखा है, ठीक है। ड्रग्स ये इसको एडमिनिस्टर करने, ये सारा, ठीक है, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है यही इसमें आपको लिखना है। तो आई होप दैट कि आपको मच समझ आ गया अच्छे से। देखो ये शॉर्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ही, मतलब अगर आप इससे भी कम लिखोगे ना, देखो मैंने ये मैनेजमेंट में कितने पॉइंट्स हैं, 5-8 है, डायग्नोस्टिक में तकरीबन 5-8 है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तकरीबन 5-10 है। अगर आप 5-5 लिखोगे ना तो काफ़ी है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा आपको बोला। तो ये रहा आपका एम आई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा वाला, COPD। चलो हम COPD अब पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और COPD, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, MI। और ये इसके बाद में और दिखाऊंगा, और से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये 2 मेन टॉपिक्स है। एक डिजीज़ है, ठीक है, स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय ईयर फ्लो लिमिटेशन, दिस इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ईयर फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब क्यों होता है ब्लॉक? तो नहीं हो जाता है, बट कम पहुंचता है ऑक्सीजन, ईयर फ्लो कम पहुंचता है लंग्स तक। क्यों पहुंचते हैं वो हम अभी देखेंगे काज, ठीक है। और फिर वो फुली रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्स होने के बाद थोड़ा सा फुली रिवर्सिबल नहीं है, ठीक। COPD में इंक्लूड डिजीज़ दैट काज ईयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें एक 2 डिजीज़ आती है मेन, ठीक है, जो कि काज करती है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एयर फ्लो को रोकते, ठीक। एक क्या है, एम्फाइसीमा, दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइट्स, ठीक है। अब हम ये अलग अलग से पढ़ेंगे। एम्फाइसीमा आपने पढ़ा होता है 12th में, ठीक है। एम्फाइसीमा क्या होता है, इसमें जो अल्वेओलर वाल्व डैमेज होता है ड्यू टू स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज फॉर एम्फाइसीमा, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, या तो दोनों हो सकते हैं, या एक हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये क्या होता है। COPD includes chronic bronchitis and emphysema. Asthma is not characteristic part of COPD due to its reversibility. जो asthma है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट किसका, पार्ट ऑफ COP ड्यू टू इट्स COP है, ठीक है। इज नॉट COPD, यहाँ पे लिखना होता चाहिए इसको COPD। ये COPD का पार्ट नहीं है। कौन से पार्ट है फिर? एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एस्मा जो है ये रिवर्स हो सकता है, इसीलिए इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। पहले हम देखेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव mucus secretion, cough and dyspnea associated with recurrent infections of the lower respiratory tract. Chronic bronchitis में क्या होता है? Inflammation of the lower respiratory tract characterized by excessive mucus secretion. जब इन्फ्लेमेशन होती है ना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ठीक है, उसकी वजह से जो सिक्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से कफिंग होती है। कफ क्यों होती है? ताकि वो सिक्रेशन बाहर आ जाए, ठीक है, इसीलिए कफ होते हैं। इंसान जो बोलते हैं ना इसको ड्राई कफ है और वेट, ठीक है। तो अगर सिक्रेशंस होती है तो कफ आ जाती है, क्योंकि वो सिक्रेशंस बाहर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो परेशान करते हैं ना इंसान को, तो इसलिए लंग्स को बाहर फेंकने, तो इसलिए कफ करवाता है। एंड डिस्ने एसोसिएटेड विद रिकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और क्या होती है? इन्फेक्शंस होती है इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। एम्फाइसीमा क्या होता है? इज ए कॉम्प्लेक्स लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू गैस एक्सचेंजिंग सरफेस ऑफ द लंग्स एल्वेओलाई। इसमें जो एल्वेओलाई होता है, एल्वेओलर वाल्व जो होते हैं ना मेनली, वो डैमेज होता है। क्या होता है? एल्वेओलर वाल्व डैमेज होता है इसमें। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंसान मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से सिगरेट स्मोकिंग इसमें मेन कॉज है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसीमा होता है। इसमें एल्वेओलर वाल्व डैमेज होता है, उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक इमेज है नॉर्मल, यहाँ पे COPD देखो, ये नॉर्मल वाला है, सॉरी ये नॉर्मल ये वाला COPD। यहाँ पे देखो अब ये जो स्मूथ मसल्स है ये ठीक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है कंट्रैक्ट, ठीक है, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे एयर फ्लो ठीक ठाक है, यहाँ पे देखो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि नैरो हो जाती है जब कंट्रैक्ट करते हैं ना स्मूथ मसल्स। जो लिमन होता है एयर फ्लो के लिए वो क्या हो जाएगा? कम। इसी तरह जहाँ पे हमने एमआई में पढ़ा, ठीक है, जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एयर फ्लो अच्छे से नहीं पहुँचता है लंग्स तक, तो उसकी वजह से COPD का शिकार हो जाता है पेशेंट, ठीक। उसके बाद एल्वेओलर वाल्व जो होता है, ये क्या होता है? इसमें जो इलास्टिसिटी होती है ना वो डिक्रीज होती है, ठीक है। एल्वेओलर वाल यहाँ पे देखो COPD में एल्वेओलर वाल डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। आए समझ? एल्वेओलर हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो अल्वेओलाई है ना, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो उनमें जो ऑक्सीजन है वो अच्छा खासा नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो कम ऑक्सीजन पहुँचने की वजह से इंसान को दिक्कत होती है सांस लेने में, तो इसीलिए फिर वो इसका शिकार बन जाता है COPD का, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स फॉर COPD, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है COPD के लिए? COPD एक्सपोजर टू टोबैको, ठीक है। अभी हमने देखा अगर एक्सपोजर टोबैको हो जाएगा अकाउंट्स फॉर एन एस्टिमेटेड 80% to 90 ऑफ COPD केसेस स्मोकिंग, ठीक है। मतलब अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है ना, 80 to 90% जो केसेस होते हैं ना वो इसी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, जितने भी COPD पेशेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग, मैंने आपको बोला। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है, डस्ट की वजह से होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन अगर होगा उसकी वजह से। जो मेन है ना, ये वाला है इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ये क्या है, एक प्रोटीन है जिसको बनाता है लिवर। याद रख लेना लिख के, यहाँ पे नहीं है, लिवर बनाता है, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, इसको कौन बनाता है? लिवर बनाता है। ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है ये एक प्रोटीन है, फिर से भी बता रहा हूँ प्रोटीन है, और ये कहाँ पे बनता है? लिवर में। ये क्यों बनता है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लंग्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लंग्स। किससे ये बचाते हैं लंग्स को? एक एंजाइम है दैट्स कॉल्ड दी न्यूट्रोफिल इलास्टेस, ठीक है। न्यूट्रोफिल इलास्टेस, ये भी लिख के रखो, न्यूट्रोफिल इलास्टेस। ये जो न्यूट्रोफिल इलास्टेस है ना, इसका क्या फंक्शन है? इसको रिलीज करते हैं WBC। कौन रिलीज करते हैं? WBC। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। न्यूट्रोफिल इलास्टेस, ठीक है, इलास्टेस, इसको रिलीज करते हैं WBC, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स WBC में आते हैं ना। रिलीज कर किया इसको, क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जब COPD पेशेंट होता है, ठीक है, COPD पेशेंट में इन्फेक्शन तो होगा ही ना, क्योंकि म्यूकस जमा होता है एक्यूमुलेट, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होती है फिर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन भी होती है तो अल्वेओलर वॉल्स डैमेज होता है उसी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ही, ठीक है। तो जब वो डैमेज होता है वो आपने देखा ऊपर। तो न्यूट्रोफिल जो इलास्टेस है, एक एंजाइम है जो कि रिलीज, इसको कौन करता है रिलीज? WBCs, ठीक है, WBCs। किसके लिए? इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये खाली इन्फेक्शन के खिलाफ नहीं लड़ता है, बल्कि ये लंग टिश्यू को भी, अगर मतलब अच्छा खासा लंग टिश्यू है ना, उसको भी खराब कर लेता है, उसको डैमेज कर लेता है। कौन? न्यूट्रोफिल इलास्टेस। अब जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, ये इसको इनहिबिट करता है। किसको? न्यूट्रोफिल इलास्टेस को। जब ये इसको इनहिबिट करेगा, ये किसको बचाएगा? लंग्स को बचाएगा ना, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। ये किनको बचाएगा? लंग्स को। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से लंग डैमेज हो जाएंगे, अल्वेओलर वॉल्स भी डैमेज हो जाएंगे, COPD पेशेंट बन सकता है, ठीक है। आई बात मेरी समझ? क्यों यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग अ डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1? अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो न्यूट्रोफिल इलास्टेस है जिसको रिलीज करते हैं WBC, ठीक है। ये क्या करेगा? ये अपना काम करेगा, एक तो इन्फेक्शन को खत्म करेगा, दूसरा डैमेज करेगा अल्वेओलर वॉल, डैमेज करेगा लंग टिश्यूज को, ठीक है। ये लंग टिश्यूज को भी डैमेज करता है न्यूट्रोफिल इलास्टेस, और इन्फेक्शन के खिलाफ भी लड़ता है, ठीक है। और जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन एंजाइम में होते हैं ना प्रोटीन, तो कौन रिलीज करता है, कौन बनाता है इसको? कहाँ पे बनता है? ये लिवर में। याद रख लेना। किसके खिलाफ लड़ता है? किसको इनहिबिट करता है? न्यूट्रोफिल इलास्टेस को। बट अगर अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो न्यूट्रोफिल इलास्टेस अच्छा खासा अपना फंक्शन करेगा, और एक तो इन्फेक्शन के खिलाफ भी लड़ता है और डैमेज भी करता है लंग्स को, ठीक है। तो ये रहा आपका पैथोफिजियोलॉजी। अब इसकी देखो, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे, अब इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ द लंग्स ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। मतलब टॉक्सिक गैसेस, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है तो एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, किसकी तरफ से? लंग्स की तरफ से। रेस्पॉन्स ऑकर्स इन द ईयरवे पैरेन्काइमा। कहाँ पे होता है रेस्पॉन्स? पैरेन्काइमा, ईयरवे में, ठीक है। नैरोइंग ऑफ द ईयरवे टेक्स प्लेस। जो ईयरवे होते हैं ना वो नैरो, अगर इतना था वो इतनी बन जाएगी। अभी जो हमने ऊपर उस इमेज में देखा, ठीक है, जब नैरो हो जाएगा एयर फ्लो डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा लीड्स टू एम्फाइसीमा। जब पैरेन्काइमा का डिस्ट्रक्शन हो, एम्फाइसीमा। डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीनियस एंटी प्रोटीनियस, ठीक है। तो इनका इम्बैलेंस होता है, या इसकी ये ना पैथोफिजियोलॉजी हो गई। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम देखेंगे, COPD इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 प्राइमरी सिम्टम्स। 3 प्राइमरी सिम्टम्स याद रख लेना। कफ क्यों होता है? क्योंकि म्यूकस बन जाता है, म्यूकस सिक्रीशन होती है बहुत ज़्यादा, उनको बाहर लाने के लिए कफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्प्यूटम प्रोडक्शन,
एंड डिस्निया ऑन एक्सर्शन DOE, ठीक है, डिस्निया ऑन, ये मेन 3 इसमें साइंस एंड सिम्टम्स है, ठीक है। डिस्निया में भी सीवियर, डिस्निया क्या हो सकता है, सीवियर हो सकता है, एंड ऑफन इंटरफियर्स विद द पेशेंट्स एक्टिविटीज, ठीक है। वेट लॉस इज कॉमन बिकॉज डिस्निया इंटरफियर्स विद ईटिंग, ठीक है। डिस्निया की वजह से क्या होता है, इसमें थर्स्ट नहीं होती है, इंसान को हंगर नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। जिसने में लगता है कि मेरा जो स्टोमक है वो फुल है, तो इसीलिए इसमें वेट लॉस होता है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, ठीक है। असेसमेंट एंड देखो यहाँ पे जो साइंस एंड सिम्टम्स है ना, इसमें कफ आप ये कर सकते हो, और इसमें पेन भी कर सकते हैं आप, इसमें चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। पेन भी हो सकती है, इसमें फीवर, हेडेक लिख लेना इसमें, ठीक है, और इसमें आप ऐड कर लेना नॉशिया, वोमिटिंग, वो सारा आपको पता है, ठीक है। ये मेन 3 थी। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। द नर्स शुड ऑब्टेन अ थॉरो हेल्दी हिस्ट्री फॉर अ पेशेंट विद नोन और पोटेंशियल COPD। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है ना, एंटी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। की फैक्टर्स टू एसेस इन द COPD पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ हिस्ट्री हम कैसे देखेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, खुद देख लेना, ठीक है। ये वाले पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ दिस। उसके बाद दूसरा जो है पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज, ठीक है। Pulmonary function are used to help confirm the diagnosis of COPD, determine disease severity and follow disease progression, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो डिजीज़ है क्या सीवियर है या अभी सीवियर नहीं है। इसमें हम देख स्पायरोमेट्री इज यूज्ड टू इवालुएट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। स्पायरोमेट्री हम देखते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, इवालुएट करते हैं एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, ठीक है। आर्टिरियल ABG करते हैं। मेजर्स में आल्सो भी ऑब्टेन टू एसेस बेसलाइन ऑक्सीजन एंड गैस एक्सचेंज। बेसलाइन ऑक्सीजन इसी के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस के ABG के थ्रू, ठीक है, एंड गैसेस एक्सचेंज कितना होता है। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे हम कराएंगे, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी स्क्रीनिंग अगर ये है तो देखेंगे। मैं बी परफॉर्म फॉर पेशेंट अंडर एज 45 और फॉर दोज विद ए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ COPD, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी एंड रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है इसमें, ये पहला इसमें कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। ये आपको खुद समझ आएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्क रिडक्शन, पहले हम रिस्क को कम करेंगे, कैसे करेंगे, स्मोकिंग सिसेशन, स्मोकिंग बोलेंगे उसको छोड़ दो, इज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू प्रिवेंट COPD और स्लो इट्स प्रोग्रेशन। अगर हम पेशेंट स्मोकिंग करें उसको बोलेंगे छोड़ दो, उसकी वजह से ये पहला जो मेन जो इंपॉर्टेंट है ना रिस्क रिडक्शन के लिए, तो ये स्मोकिंग है। स्मोकिंग सिसेशन इज मेजर एसेंशियल टू रिड्यूस डिजीज प्रोग्रेशन एंड इंप्रूव सर्वाइवल रेट, ठीक। नर्स प्ले की रोल इन प्रमोटिंग स्मोकिंग से, ये उसको बोलना है कि इसकी वजह से आपको मतलब हालत ख़राब हो जाएगा, यही बोलना है उसको, नर्स को ये रोल है, ठीक है। फार्माकोलॉजिक थेरेपी क्या करनी है, मेडिसिन के बारे में। ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब जो यहाँ पे हमने पर कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म श्रिंक होता है, यहाँ पे जो एयरवे होता है ना वो श्रिंक होता है, इसीलिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे इन ऑर्डर टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म एंड रिड्यूस एयर फ्लो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि उसके साथ मिलता है ना थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसी के साथ रखा। एंड रिड्यूस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय अलाउइंग इंक्रीज ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द लंग्स एंड इंप्रूविंग एल्वेओलर वेंटिलेशन, ठीक है। उसके बाद दीज मेडिकेशंस विच आर सेंट्रल इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD आर डिलीवर्ड थ्रू अ मास्टर डोज इनहेलर MDI बाय न्यूबलाइजेशन हम देते हैं, और वाया द ऑरल रूट और पिल और लिक्विड फॉर्म, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पहले हम देखेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड एंड सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड एंड सिस्टमिक मतलब या तो हम डायरेक्टली देंगे मतलब ऑरल मुंह के थ्रू, ठीक है, माउथ के थ्रू, या हम इंट्रावीनस IV के थ्रू IV रूट के थ्रू देंगे। मैं आल्सो बी यूज इट इन COPD बट आर यूज इट मोर फ्रीक्वेंटली इन एस्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्दो इट हैज़ बीन शोन दैट कॉर्टिकोस्टेरॉइड डू नॉट स्लो द डिक्लाइन इन लंग फंक्शन, ये स्लो नहीं करते हैं लंग फंक्शन। दिस मेडिकेशन में इंप्रूव सिम्टम्स, ठीक है, ये इंप्रूव सिम्टम्स कर सकते मतलब सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अदर मेडिकेशन क्या देते हैं, इंक्लूडिंग पेशेंट्स शुड रिसीव अ ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड द निमोकोकल वैक्सीन एवरी 5 to 7 years एज प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए इनको इसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करना है या निमोकोकल वैक्सीन एवरी 5 to 7 years, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑक्सीजन थेरेपी कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस थेरेपी ड्यूरिंग एक्सरसाइज और टू प्रिवेंट एक्यूट डिस्निया, ठीक है। तो आपने देखा होगा जितने भी COPD पेशेंट्स होते हैं वो नेजल कैन्यूला लगाया होता है, नेजल कैथेटर लगाया होता है, तो उसके थ्रू उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी हैज़ बीन शोन टू, देखो उनको क्या कैथेटर क्यों लगाया होता है, उनको मास्क क्यों नहीं, उनको क्योंकि उनको लो रेट पे रखना होता है, ठीक है। तो उसमें जो कैन्यूला होता है शायद आई थिंक 3 to 4 लीटर्स तक ही हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा देना होगा तो हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ऑक्सीजन मास्क, ठीक है, वेंचुरी मास्क का, तो उसके थ्रू ज़्यादा हम दे सकते हैं लीटर्स, बट उसके अगर उनको कम देना होता है इसलिए हम नेजल कैथेटर ही यूज़ करते हैं उनमें।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें बुलेक्टॉमी करेंगे हम, ठीक है। बुले और enlarge air space that do not contribute to ventilation but occupy space in the thorax, these areas may be surgically excised। मतलब इसमें जो बुले होते हैं ये enlarge ear spaces होते हैं, इनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। लंग वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ए पोर्शन ऑफ द डिजीज लंग पैरेंकाइमा, जो कि मतलब डिजीज लंग पैरेंकाइमा ना पोर्शन वाला, उसको हम रिमूव ये करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, जिससे अलाउज द फंक्शनल टिश्यू टू एक्सपैंड, जो फंक्शनल टिश्यू होता है वो एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे ये फंक्शनल अनफंक्शनल टिश्यू है, ये वाला फंक्शनल है, जो फंक्शनल या एक्सपेंड नहीं कर पाता है ड्यू टू अनफंक्शनल टिश्यू। जब हम इस अनफंक्शनल टिश्यू को क्या करेंगे, रिमूव, फंक्शनल टिश्यू एक्सपेंड करेगा, वो अपना काम अच्छे से करेगा। लंग ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्लाइंट विद COPD, हमें क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना है COPD पेशेंट के साथ, ये यहाँ पे लिखा है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट है इसमें, नर्सिंग मैनेजमेंट विद क्लाइंट, ये इतना है, ठीक है। ये 2 पेज से इसमें, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं PDF कहाँ पे भेजूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो ये रहे आज के 2 टॉपिक्स, आई होप डेट कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक आप बता देना कॉमेंट सेक्शन में कौन सा आपको पढ़ाना है, इंशाल्लाह मैं वो पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।